नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके स्कूल लेक्चर के जो क्वेश्चंस पेपर है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो है 101 से 110 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रेडियस इज √3 एंड इट्स इक्वेशन इज ax² + by² + cz = 3, देन a/b - b/c इज इक्वल टू। तो लंबवर्तीय बेलन दे रखा है, हमें भी पता है कि लंबवर्तीय बेलन है वो इस टाइप का होगा। ये लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। अब अगर हम ये इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि इसकी एक्स 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 है, तो एक्स एक्स है, तो अगर मैं इसको इस साइड में एक्स एक्स लेता हूँ तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, लंबवर्तीय बेलन हो गया, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इसकी √3 दे रखी है, तो ये अगर रेडियस है तो आर इक्वल टू कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। अब अगर एक्स एक्स की डायरेक्शन में अगर इसका एक्स है तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस इक्वेशन में आपको जो इक्वेशन होगी वो होगी y² + z² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो y² + z² कुछ टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हमारी इक्वेशन प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये इसका इक्वेशन हो, ये इक्वेशन, अब तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो अगर ax² + by² + cz² कुछ टू 3 फॉर्म में लिखे हैं तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 0, b और c दोनों की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, a/b - b/c की। तो अगर a 0 है, अगर a 0 है तो ये तो 0 जाएगा, 0 नॉन जीरो क्वांटिटी 0 होता है, और b/c यानी 1/1 1/n, तो 0 - 1 0 - 1 कितना जाएगा, -1। तो -1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ABC को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कई बार बच्चों को। तो क्वेश्चन ईजी है, हो जाना चाहिए था। एक प्रदेश जिसके घटकों के समुच्चय जिसके प्रत्येक निकाय के निर्देशीय अक्षों की सापेक्षता समान होते हैं कहलाता है ए टेंसर विच हैज द सेम सेट ऑफ कंपोनेंट रिलेटेड टू एवरी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक टेंसर, एक समप्रदेशिक प्रदेश होगा। तो मोस्टली बच्चों का दिमाग या टीचर का दिमाग या किसी का भी मान लो कि ये सोचते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है तो दिमाग ये काम करता है कि ये इनवेरिएंट होगा, लेकिन ये इनवेरिएंट ना होकर, निश्चर ना होकर, ये क्या होगा, एक समप्रदेशिक प्रदेश। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इस पेपर में सबसे जो कहें कि अच्छे क्वेश्चंस में है तो उन एक क्वेश्चंस कौन सा है, ये अनस्पर्शीय क्वेश्चन है। अनस्पर्शी है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अपने सिलेबस में जिनको आप कितना ही पढ़ लो, कोई कह नहीं सकता कि ये मेरे टॉपिक अब मेरे को एकदम अच्छे से आने लग गया। तो अनस्पर्शी हुआ, ऐसे मैं 8-10 टॉपिक मानता हूँ जिनमें आप कितना ही पढ़ लो गारंटी नहीं है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा तो हो जाएगा क्या, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। अनस्पर्शी एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आ जाए और आपसे हो जाए तो हो सकता है वो सबसे भी हो जाए, और ऐसा क्या हो सकता है कि आपसे भी ना हो और किसी और से भी ना हो। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम बच्चों ने किया होगा। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो जो बुक्स में क्वेश्चन मिलते हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उस टाइप से थोड़ी सी हटके इसकी नेचर है, और इसकी टाइप थोड़ी हटके नेचर है, इसलिए इसके अंस्पर्शियों की संख्या ज्ञात करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ जो इक्वेशन है वो है y³ = x² - 3x, ये इक्वेशन है, x² + 3x राइट हैंड साइड में लेके। अब ये जो इक्वेशन है ये स्पष्ट क्या कह रही है कि y के पद अलग कर सकते हो, x के पद अलग कर सकते हो, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अस्पष्ट समीकरण है, स्पष्ट समीकरण है। जब भी y का मान x के पदों में निकाला जा सके तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि y की घात जितनी है, अगर x की घात भी अगर अधिकतम 3 होती है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी थी आपको अनस्पर्शी मिल जाता। अगर ऐसा होता तो फिर उसको हम यहाँ पे, अगर x की पावर ऐसा होता y³ बराबर यहाँ x³ होता, साथ में कुछ पद और होता, तो फिर हम पॉसिबिलिटी थी कि हमें y बराबर कोई अनस्पर्शीय समीकरण y बराबर mx + c मिल जाता। लेकिन अगर y की पावर 3 है और x की पावर 2 है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अनस्पर्शी का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, रेखिक होता है। रेखिक होता है, यहाँ y की घात 1 है तो x की घात भी 1 होनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पे y की घात 3 है, इसका क्यूब करेंगे, y³ करेंगे, तो यहाँ पे भी x की पावर 3 मिलनी चाहिए। और x की पावर 3 नहीं मिल रही, यहाँ पे x² मिल रहा है, इसका मतलब पावर में अगर डिफरेंस है तो यहाँ अनस्पर्शी नहीं मिलेगी। ऐसा एक एग्जाम्पल हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमें इसका रीजन ना होकर बस रट रखा है तो इसलिए दिमाग में क्लिक नहीं करता। जैसे y² = 4ax, y² = 4ax है, ये हमारे पास परवलय का समीकरण है, इसमें y की घात 2 है और x की घात कितनी है, 1 है। इसलिए अगर इसमें 2 घात का और इसमें 1 घात का, तो हम कहते हैं कि इसकी अनस्पर्शी विद्यमान नहीं है। उसका रीजन यही है कि जब आप इसके फैक्टर करते हो तो अगर y की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, इससे वैल्यू 2 × √a × √x + माइनस, और ये जो y की वैल्यू है
वो x के पदों में ना आकर रूट x के पदों में आ रही है। तो इस टाइप से जब भी इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो अगर y की पावर और x की पावर सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि y बराबर mx प्लस सी प्लस a अपॉन एक्स या a1 अपॉन एक्स a2 अपॉन एक्स स्क्वायर इस टाइप से हमें फॉर्म मिल जाए। और अगर ये फॉर्म हमें मिलती है तो उस सिचुएशन में जो अनस्पर्शीय समीकरण है एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी होगी। तो यहाँ y क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, इसलिए मैं डायरेक्ट बिना सोल्व किए भी कह सकता हूँ कि यहाँ वास्तविक अनस्पर्शियों की संख्या नंबर ऑफ रियल एसिम्प्टोट्स है वो कितना होगा, 0 होगा। इसी कोई भी रियल एसिम्प्टोट्स नहीं होगी। अगर यहाँ y क्यूब होता, यहाँ x क्यूब होता तो फिर मुझे आके और चेक करना पड़ता, प्रसार करना पड़ता, देखना पड़ता। लेकिन इस सिचुएशन से मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाई स्क्वायर कुछ टू मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर और प्लस मान लो कि मैंने समीकरण ले लिया हाइपरबोला का, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का मैंने अगर अतिपरवलय का समीकरण ले लिया तो इसमें y और x दोनों की पावर सेम है और दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पे आप देखते हो जब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो इसकी दो अनस्पर्शियां प्राप्त होती हैं, यहाँ इसकी कोई भी अनस्पर्शियां प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी अनस्पर्शियों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हम कहें जब इस क्वेश्चन में जैसे 101 से लेकर बात करें तो जब 101 से लेकर यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ बच्चे के साथ प्लस पॉइंट क्या है, उसको जो भी करना है ये एक संप्रदेशिक प्रदेश या एक निश्चय जो भी करना है वो कर देगा। एग्जाम में उसको ये नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा, गलत करेगा तो भी वो 10 सेकंड के अंदर करेगा, सही करेगा तो भी 10 सेकंड के अंदर करेगा। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन है ना उसको कंफ्यूज करेगा, आप कैसे सोल्व करें कैसे ना करें। और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन, तो जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बाद में एक इजी क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा घबरा जाता है क्योंकि पहले से दिमाग क्या होता है, पजल्ड होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, किसी हार्ड क्वेश्चन के बाद में किसी टफ क्वेश्चन के बाद में अगर आप इजी क्वेश्चन के पास जाओगे तो मेंटलिटी ये हो जाती है कि ये भी हो सकता है टफ क्वेश्चन हो। तो यहाँ ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है लेकिन चूंकि 2-3 क्वेश्चन पजल्ड क्वेश्चन है, थोड़ी किसी की फॉर्म चेंज है, कोई सोल्व नहीं हो रहा, कोई दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ पुट किया गया है पेपर में उससे भी डिपेंड करता है कि वो आपके दिमाग पर क्या इंप्रेशन डालता है, उससे आपके दिमाग में उसके प्रति क्या सोच रहती है। एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, देखो अगर कोई कहे इसमें क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं तो मैं किस टाइप से करूंगा। तो अगर ये है कोसेक एक्स का मान क्या होता है, एक एक्स से बड़ा होता है या -1 या -1 से छोटा होगा। जब एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो कोसेक एक्स है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा। देखो कोसेक अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। कोसेक जीरो यानी 1/sin0 तो यहाँ पे 1/x टेंड्स टू 0 1/sin0 1/sin0 यानी 0, ये हुआ इन्फिनिटी। और अब जब यहाँ पे इसको और सोल्व करोगे तो ये जो है अनिर्धारित रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर ये तो तब इन्फिनिटी तो बाद की बात है, पहले ये इन्फिनिटी नहीं है। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो वैल्यू बेस क्या है, पावर क्या है, वो चीज हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो ये 0 की तरफ नहीं पहुंचा तो फिर ये वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं होगी। इन्फिनिटी की तरफ नहीं होगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, बेस जिसका एक से बड़ा है वो वैल्यू होगी। और जब log 0 रखोगे तो log 0 होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब एक से बड़ी वैल्यू की पावर है नेगेटिव है तो उसको उल्टा करने पर एक से छोटी वैल्यू की पावर है वो पॉजिटिव है। और उसको अगर हम समझें तो ये कह रहा है कि आंसर वो एक से छोटा होगा। लेकिन ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो समझ सकते हैं कि ये वैल्यू एक से बड़ी है और उसकी पावर नेगेटिव है वो ये सोच सकते हैं कि इसका आंसर उल्टा करने पर, पावर को पॉजिटिव करने पर एक से छोटा आएगा। तो एक से छोटा ये है, ये एक से बड़ी वैल्यू है, ये आंसर नहीं आएगा। ये एक है, ये आंसर नहीं आएगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से सोच सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सोचना। उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, लोग लेके सोल्व करना चाह रहे हैं। दोनों तरफ इसको y मान लिया और y लेके लोग ले लिया। लोग लिया तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमने लिखा 1/log x और यहाँ पे लिखा log cosec x। ठीक है, इसको मैंने एक बार और ऐसे लिख दिया, log लिमिट x टेंड्स टू 0 और log cosec x अपॉन log x। अब ये दोबारा अनिर्धारित रूप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल होस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल होस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का अलग करना पड़ेगा। अंश का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/cosec x cosec x का कितना होगा, -cosec x cot x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
और अपॉन में log x का कितना होगा 1/x। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। और इसको सोल्व किया तो उसको लिखा x कोट x और x कोट x को लिख दिया x अपॉन टेन एक्स, और x अपॉन टेन एक्स इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x अपॉन टेन एक्स। और हमें पता है कि साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो, टेन एक्स अपॉन x हो या x अपॉन टेन एक्स हो, इनकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर 1 होती है। नहीं पता तो फिर दोबारा एक बार एल लोड लगा देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। अब ये वैल्यू तो log y की वैल्यू हुई, अगर इसको y मानना है तो log y की वैल्यू ये है, और log y की वैल्यू हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे इधर तो y आ जाएगा और इसका बेस हो जाएगा और इससे आंसर हो जाएगा 1/e। तो अपना करेक्ट आंसर कितना हो गया 1/e, अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, गोले के सापेक्ष समतल के ध्रुव के निर्देशांक लिखने हैं। तो ध्रुव के निर्देशांक अगर आपको ऐसा दे रखा है x² + y² + z² = a², और आपको समतल का समीकरण दे रखा है, वो दे रखा है, मान लो हमने लिख दिया lx + my + nz = p। अगर ऐसा प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, तो जो ध्रुव के निर्देशांक है, जो आपका पोल है, पोल के जो कोऑर्डिनेट हो आप वो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पोल के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो a² और x इंटरसेप्ट अगर x पर काटा गया, अगर x पर काटा गया अंतखंड, ऐसे ही a² y पे काटा गया अंतखंड और a² z पर काटा गया अंतखंड, इस टाइप से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, नहीं बता रहे तो फिर फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a² कितना दे रखा है 16, और यहाँ पे इस प्लेन में x पर काटा गया अंतखंड, x इंटरसेप्ट कैसे ज्ञात करोगे, इसमें y और z दोनों को 0 पुट कर दोगे। y और z दोनों को 0 पुट कर दिया तो 2x = 12 हो जाएगा, 2x = 12 हो जाए तो x = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। तो अब अगर आपको ये थोड़ा समझ में आ गया तो आप थोड़ा फास्ट लिख पाओगे। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको सोल्व करोगे, x और z 0 सोल्व करोगे तो y इंटरसेप्ट है वो -4 आ जाएगा, और z इंटरसेप्ट है x और y को 0 करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर 12 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 16/6 8/3 हो जाएगा, 8/3 सब में 8/3 है। उसके बाद 16/-4 तो -4 आ जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। और 16/2 4/3 पॉजिटिव आएगा, उसमें नेगेटिव है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्रुव के निर्देशांक है, पोल के कोऑर्डिनेट है, उस टाइप से। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पता है, आप फॉर्मूला भी बना सकते हो उसकी सहायता से। फॉर्मूला बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा याद रहता है, मुझे इस प्रकार से इजीली याद रहता है, तो इसमें आप क्या करोगे, p/l लिख दोगे, इसको a² p/m कर दोगे और a² p/n कर दोगे। और इसको और सोल्व करके लिखना चाहो तो बुक्स में क्या मिलता है, LA² p, MA² p और NA² p। इस टाइप से आपको फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट मेरे को थोड़ा कम याद रहता है, क्योंकि मुझे पता है जितना फॉर्मूला मैं डायरेक्ट करूँगा उसकी बजाय मुझे ये ज़्यादा याद रहता है कि x अंतखंड कितना होगा, तो उससे थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, टाइम नहीं लगता। बाकी इसको किसी दूसरे मेथड से भी करते हैं तो 5-10 सेकंड का ही फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क बड़ी बात भी नहीं है। डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2, 3 पे निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ए निकालना है, वेयर ए वेक्टर इक्वल्स टू x y i कैप -2x z j कैप प्लस 2y z k कैप एट द पॉइंट 1, 2, 3। तो डेल क्रॉस ए कर्ल ए कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो कर्ल ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप i लिखोगे, j लिखोगे, k लिखोगे, यहाँ पे डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y और डेल ओवर डेल z। ठीक है, और डेल ओवर डेल x, यहाँ पे x का जो x कंपोनेंट है वो xy है, यहाँ पे माइनस का 2xz है और यहाँ पे प्लस का 2yz। इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो आंसर में i के सभी पद अलग अलग हैं, तो i का सोल्व करना पड़ेगा। तो i कैप सोल्व किया तो इसका इसका जो y के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2z माइनस प्लस हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x, और x और z बाद में एक साथ ही रख देंगे। वैसे x और z दोनों रखोगे उसको टू तो 8i कैप आएगा। तो 8i कैप या तो इससे आएगा या फिर इससे आएगा। दोनों में z कोऑर्डिनेट सेम है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब माइनस का j कैप। अब ये देखना है कि y कोऑर्डिनेट कितना आएगा पॉइंट पे। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका x के रिस्पेक्ट में किया,
एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आ गया, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आ गया, और इसका जेड के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आ गया। 0 माइनस 0 यानी जे कैप का पद नहीं आएगा, जे कैप का पद नहीं आएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर सब में सेम ऑप्शन होता है तो आई कैप को निकालना नहीं पड़ता, सब में अलग अलग है तो हमने आई कैप का पद निकाल लिया, फिर आई कैप वाले 2 पद मिले में उनमें हमने जे कैप निकाल के देख लिया, जे कैप आया नहीं। ये आपका होमवर्क है, के कैप आप खुद निकाल लेना। के कैप निकाल के जब आप पॉइंट रखोगे 1 2 3, 1 2 3 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो -7 के कैप आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ते सब है, मैं नहीं कह रहा कि बच्चे नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं, लेकिन आप अप्लाई किस टाइप से करते हो वो चीज़ डिपेंड करती है एग्जाम में। और वो चीज़ अप्लाई करना है ना आपको, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलता है, या आप अप्रोच बार बार देखोगे तो पता चलता है। मैंने ये नोट किया है कि आप किसी चीज़ को ढूंढते हो तो इतना समय आपके पास नहीं है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को ढूंढने लग जाओगे तो आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट की बजाय आपको बना बनाया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बस आपका काम है कि उसको आप क्या करो, अप्लाई करना सीखो। तो हम यहाँ बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं उनको अप्लाई करना आपको प्रैक्टिस से करना है, ठीक है। कई बार एग्जाम क्लियर करना होता है तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर जाओगे तो आपका सिलेबस रह जाएगा, रिविजन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें दे रखा है 2 गोले और उनकी उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या पूछी। तो हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल पूछा है, और दोनों स्फेयर हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो अगर ये देखो, सब बच्चों को पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि R1 R2। मेरे हिसाब से जो सीन सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है उसको ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला नहीं पता हो। लेकिन मुझे एक, जो भी स्टूडेंट आपने सबने जिन्होंने भी पेपर दिया, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैंने ऐसे डायरेक्ट किया था। तो कोई एक भी बच्चा ऐसा है जो जिसने ऐसा डायरेक्ट किया तो मेरे को जरूर बताना। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास R1 R2 है और यहाँ R1 R2 का रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, देखो यहाँ √11 है, यहाँ √11 है, यहाँ √11 है, यहाँ √11 है, यानी सब में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या है, √11 है। इसका मतलब R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 और R2 आपको अगर बिना क्वेश्चन को नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे √11 चाहिए। अगर मैं इसको R1 लेता हूँ और इसको R2 लेता हूँ, 3 को R1 लेता हूँ और √2 को R2 लेता हूँ, तो क्या आपका 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, √2 का स्क्वायर 2 बन रहा है, उसका रूट ले रहे हैं तो √11 बन रहा है क्या? तो आप होगी यस। यहाँ R1 R2 अपॉन √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर फॉर्म बन रही है। और यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ, उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई में 1 लेता हूँ, R1 को मैं 1 लेता हूँ, R2 को √3 लेता हूँ, तो क्या मैं स्क्वायर ऐड करूंगा तो नीचे √11 ना आकर 2 आएगा। सोल्व करने पर रूट के अंदर 4 आएगा, उसको उसमें 2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म है ना, इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रही। ऐसे ये कंडीशन भी संतुष्ट नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 कितना होगा 7, √7 आना चाहिए था नीचे। तो अगर सबका हर समान है, सबका आपका डिनोमीटर है, सबका डिनोमीटर इक्वल है, तो आपको क्वेश्चन से R1 R2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप आंसर से R1 R2 देखो और आप देखो कि कौन कौन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज समझ में गए आगे, तो आप इस क्वेश्चन को बिना R1 R2 सोल्व किए डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन कर दोगे, और इसी को कहते हैं अप्रोच। अप्रोच नहीं करते, आपने इसको सोल्व कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली बच्चों ने सोल्व करके किया है, तो आपने भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, हमेशा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो आपके पढ़ने में और पढ़ाने में इंप्रूवमेंट दोनों में जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन अगर ऐसा होता 2⁻x + 2⁻y - 2 = 0 लिख दो, या 2⁻x + 2⁻y = 2, अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन है x और y के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा क्वेश्चन तो x और y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो जो x की वैल्यू होगी वही रेंज y की वैल्यू के लिए होगी, और इसका मतलब इसका प्रांत जैसा होगा वैसा ही परिसर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। x और y में दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में चाहे प्रांत पूछे चाहे परिसर पूछे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। प्रांत पूछा है, डोमेन पूछा है, इसका मतलब हम x चाहते हैं तो हम y पे कंडीशन लगा देंगे। तो y पे कंडीशन क्या लगाएंगे, 2⁻y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2⁻y चरघातांकी फलन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं 2⁻ का, वैसे तो 2⁻x का बनाते हैं, लेकिन 2⁻y का भी वैसा ही ग्राफ मान लो आप, तो वो ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर बढ़ता है, x एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन कभी टच नहीं कर पाता। तो अगर 2⁻y अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से 2⁻y की वैल्यू रखेंगे तो
2 माइनस टू रेज टू पावर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर एक्स। इस टाइप से हमने लिख दिया। और इसको हम लिख देंगे 2 रेज टू पावर 1, 2 की पावर 1 है वो किससे बड़ा है, 2 रेज टू पावर एक्स, इससे बड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपको ये पता है कि 2 रेज टू पावर एक्स है वो 2 से कब छोटा होगा, ये अपने को देखना है, किस कंडीशन में होगा। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि 2 रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ, 2 रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ है वो चरघातांक फलन इस टाइप से क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 से छोटी कब होगी, इसकी वैल्यू 2 से छोटी। तो एक तो हम ये देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस कंडीशन से भी सोल्व कर सकते हैं। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे साइन एक, अगर बेस हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता, ये ह्रासमान फलन होता, तो इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता। तो एक्स का मान क्या है, 1 से छोटा है, एक्स का मान 1 से छोटा है। तो x का मान कहाँ से, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा कहाँ तक हो सकता है, माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक। ये आप कौन सा ऑप्शन कर दोगे इसमें, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। या फिर आप ऐसे देखोगे कि 2 की पावर x है, देखो यहाँ पे अगर आप 2 की पावर x में x बराबर 0 पुट करो तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। यहाँ ये जो आइट है 1 से छोटी है, यहाँ कहीं ऐसा होगा जब x बराबर 1 पुट करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि 2 रेज टू पावर x 2 से छोटा कब है, तो आप कहोगे जब x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेकर जब यहाँ 1 तक लोगे तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। 1 ले नहीं सकते तो 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से ले सकते हैं कि x लेस देन 1 है और कोई लेस देन 1 है तो वो हमेशा माइनस इनफिनिटी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस टाइप से आप कह सकते हैं। अगर कोई को सोच रहा है कि भाई नहीं ऐसा पता नहीं कैसे होगा, कौन सा करेक्ट होगा कौन सा करेक्ट नहीं होगा, तो आप कुछ ऑप्शंस लेके भी चेक कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आप यहाँ पे x और 1 लोगे, अगर यहाँ पे x और 1 लोगे तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर y, यहाँ पे इधर 2 आएगा इधर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर y कितना हो जाएगा, 0। और 2 की पावर y कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है फाइनाइट वैल्यू के लिए। इनफाइनाइट पे माइनस इनफिनिटी पे पॉसिबल है, जो कि हम ले नहीं सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो 1 लेना पॉसिबल नहीं है, 1 लेना पॉसिबल नहीं है। 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो 2 रेज टू पावर 2 4 होगा, 4 इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 2 रेज टू पावर y बराबर, अगर जब आप x बराबर 2 रखोगे तो 2 रेज टू पावर y बराबर क्या होगा, -2 आएगा। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ कंडीशंस रख के भी आप चेक कर सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। जब 2 पॉसिबल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शंस काटने की बजाय हमेशा कोशिश करो आप मेथड से चलो। मेथड से चलना थोड़ा हो सकता है एक बार मुश्किल लगे, लेकिन एक बार आपको मेथड समझ आ जाएगा तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिपरवलय की उत्केंद्रता जिसकी अनंत ऐसी है। तो अगर हमें पता है कि अतिपरवलय का जो समीकरण होता है, अतिपरवलय का जो समीकरण होता है वो अनंत स्पर्शियों का प्रोडक्ट करके प्लस कांस्टेंट इसके बराबर होता है ऐसा। लेकिन अनंत स्पर्श कुछ कांस्टेंट और ऐड होता है जिसको आप लैम्डा मान सकते हो, के मान सकते हो, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो अगर अतिपरवलय का समीकरण पूछता तो हम ये कहते हैं कि वो होगा 3x + 4y - 2 और यहाँ पे 4x - 3y - 2 और प्लस कांस्टेंट लैम्डा = 0। और जो कांस्टेंट की वैल्यू है कुछ कंडीशंस की सहायता से, कुछ और हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसकी सहायता से हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होगी। तो उत्केंद्रता अगर हमें पूछा है तो यहाँ हम देखें तो ये दोनों जो अनंत स्पर्शियां ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। इस ये रेखा इसके लंबवत है। तो लंबवत का प्रतिबंध आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, a1 a2 + b1 b2 = 0, इसे भी सोल्व करके देख सकते हो। डायरेक्ट भी पता चल रहा है x की जगह अगर y की जगह आप x पुट कर रहे हो, -y पुट कर रहे हो और प्लस कांस्टेंट में कुछ चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, यहाँ पे चेंज नहीं है तो ये रेखाएं लंबवत होती हैं। आप m1 m2 बराबर -1 ऐसे करके भी चेक कर सकते हो। मैं इस कंडीशन से सोल्व करके बता देता हूँ कि लंबवत है। तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान 4 है और b2 का मान -3 है। तो 12 - 12 कितना हो गया, 0। और 12 - 12 अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे ये रेखाएं परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर है। और अगर एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में होती है, आयतीय अतिपरवलय केस में। तो अगर ये आयतीय अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसकी उत्केंद्रता हमें पता है कि √2 होती है। तो इस टाइप से हम इसका डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी जो उत्केंद्रता है वो कितनी होगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा ही कौन सा ट्रू नहीं है। तो रिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको इसके बारे में पता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हो और बाकी के बारे में पता है तो भी करेक्ट कर सकते हो। तो देखो दो टाइप से बच्चे लर्न करते हैं। पहला टाइप क्या है, जैसे आपसे पूछा कि ये, जैसे मान लो कोई पूछे कि ये इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है जो कि अभी वर्ल्ड में चेस में नंबर 1 बना है, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप तुरंत उसका आंसर दे दो। तो दूसरा तरीका है कि आप 4 ऑप्शन दो, फिर कहो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये बच गया, ये आंसर हो गया। तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि यू इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग, यू विद यूनिटी सच दैट वन बिलोंग्स टू यू, देन यू इक्वल्स टू आर। यदि यू एक तस्मे की वलय है और यू एक ऐसी गुंजावली है कि उसमें 1 एलिमेंट है, तो यू और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट खूब बार एग्जाम में आ चुका, खूब बार हम पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन कोर्स में मैंने भी करा रखा है, टेस्ट में भी दे रखा है। ऐसा कोई होगा नहीं जो इस क्वेश्चन को नहीं कराता होगा या नहीं देता हुआ टेस्ट में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों भी एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दोनों किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर रिंग का एलिमेंट ले लिया हमने, अगर रिंग का एलिमेंट ले लिया और आइडियल का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और उनका अगर मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इसमें ए ले लेता हूँ, ए आइडियल का एलिमेंट ले लिया, आर रिंग का एलिमेंट ले लिया, तो ए आर किसका एलिमेंट होना चाहिए, अगर आई का होगा तो ये आइडियल हो जाएगा। तो ये कंडीशन दोनों में फेल होती है। यहाँ अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो इंटीजर ले रहे हो और ये रेशनल नंबर है, तो अगर इंटीजर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट नहीं है, आई का एलिमेंट नहीं है। और आई का एलिमेंट नहीं है तो ये प्रॉपर्टी फेल होती है। ये प्रॉपर्टी फेल है तो ये गुंजावली नहीं है। तो ये भी गुंजावली नहीं है। सबको पता है सब रिंग है, सबको पता है सब रिंग है। ये सेम प्रॉपर्टी ऐसे होगा कि ये सब रिंग है लेकिन आइडियल नहीं है। तो सबको पता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट करेक्ट नहीं है। आप ऐसे ही बता सकते हो। दूसरा, ये रिजल्ट भी खूब फेमस है, खूब पढ़ाया जाता है और खूब बताया हुआ है, सबका बताया हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसा रिजल्ट सब नहीं पढ़ा हुआ कि अगर कोई फील्ड है तो उसकी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती, ठीक है। तो इसकी कोई प्रॉपर, तो हम पढ़ाते हैं कि अगर कोई फील्ड है तो इट हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, पढ़ाया हुआ है ऑनलाइन कोर्स में, सब कुछ बताया हुआ है। अगर ये रिजल्ट भी याद है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी एक उचित गुंजावली हो, जबकि फील्ड के लिए क्या होता है, प्रॉपर आइडियल नहीं होती, उचित गुंजावली नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रॉन्ग, सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है वही हमें बताना था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ ये जो क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस में अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके। 101 से लेकर 110 तक क्वेश्चन है, उनमें सब टाइप के क्वेश्चन है। इजी भी हैं, अच्छे लेवल के भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, हाई लेवल के भी हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। और लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि आप तुरंत छोड़ के गलत करके भी आगे बढ़ सकते हो। मैंने ये नोट किया है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए उससे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर आपने फर्स्ट राउंड में किसी क्वेश्चन को 4 मिनट दे दिया तब प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने क्या कर दिया और कहा कि ये इनवेरिएंट है, निश्चय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, उससे पेपर पे रिजल्ट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होने से रिजल्ट पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को अगर आपने 4 मिनट दे दिया तो आप 99% है कि आप वहाँ प्रेशर में आओगे, और प्रेशर में आओगे तो फिर हो सकता है फिर आपसे और ज़्यादा गलतियाँ हो और आपका पेपर खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए पहले राउंड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट न करें जिसमें 4 मिनट लग जाए। मेरा जो मैंने एग्जाम दिया है, मुझे लगा इस क्वेश्चन का आंसर करना है, चाहे गलत हो, मैंने किया है, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगा। पहले राउंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा लगने की संभावना हो। मैंने अटेम्प्ट कर लिया, बाद में पता चला इसमें तो 1 मिनट से ज़्यादा लग रही है, तो वो बात अलग है। और ऐसे भी कोई एक आधे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि पहले राउंड में मैंने किसी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा दे दी हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन आया और मेरा नहीं देखा और मुझे लगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए और मैंने टिक मार्क कर दिया, और वो सही भी हुआ है और वो गलत भी हुआ है। उससे मैं दोबारा ये कर रहा हूँ, उससे उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो कि बिल्कुल नपी तुली तैयारी करते हैं। धन्यवाद।